इच्छा को पहले पूरा किया जाए, और उसके लिए सही वक्त यही था कि किरण जी किरण जैसा तन और मन और अपनी सोच से सभी दृष्टि से ये युवा है। मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में इनके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, क्योंकि हम इनका जो देखते हैं व्यवहार और सोच वो वास्तव में युवा है। और ये उन्हीं की कल्पना है कि एक युवा महोत्सव किया जाए, क्योंकि अपन यहाँ युद्धारा की तरफ से 2 ऑफलाइन गोष्ठियाँ साप्ताहिक होती है। पहला रविवार सेंट्रल एकेडमी स्कूल के अंदर जो इसी सेक्टर 4 में ही है, और यानी इसी रोड पर है बाहर की तरफ। और दूसरी होती है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो चटक सर्कल पर है, वो होती है तीसरे संडे, और ये होती है पहले संडे। उसके अलावा दूसरे संडे पर राजस्थानी की ऑनलाइन गोष्ठी होती है आजकल, पहले ये भी ऑफलाइन होती थी। और तीसरा के चौथा और पांचवा भी अगर संडे है तो उस पर भी ऑनलाइन गोष्ठी बराबर हो रही है। और ऑनलाइन गोष्ठियों का कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे अभी जो वर्तमान महासचिव है डॉक्टर सिमी जी, वो उसे कुशलतापूर्वक आयोजित करती है, देखती है। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ कि एक टीम वर्क है, और इस टीम वर्क में क्या होता है, जोड़ने वाला व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमें तो तस्वीर नज़र आती है, किंतु तस्वीर के पीछे जो कील है उसका भी उतना ही महत्व है, क्योंकि उसी पर वो कील, उसी पर वो तस्वीर टिकी हुई है। तो पूरी टीम है हमारी, और टीम के कुछ सदस्य भी यहाँ आए थे सब्सिट्यूट से, आपने देखा होगा। तो ये युद्धधारा के बारे में कुछ बातें कुछ मुझे लगा कि सब सबको कहनी चाहिए, ताकि आप लोग भी किसी भी रूप में जुड़ना चाहें युद्धधारा से जुड़े। और भी नियमित गतिविधियाँ होती रहती हैं। हमने 3 बड़े बड़े प्रकाशन, युग जाजम, युग मंथन और युग नाद, तो हमारे यहाँ अधिकतर लोग पद्य में लिखने वाले, कविता लिखने वाले ही हैं, तो उन्हीं रचनाओं को लेकर के ऐसे संगठन भी निकाले हैं। और भी बहुत सी गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो आज मैं और अधिक समय में रहते हुए आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर आज हमारी जो मंच मनीषा विराजित है, डॉक्टर बंसल जी, जो महाविद्यालय कॉलेज एजुकेशन में प्राचार्य पद से सम्मानित हैं, और अकादमी की जो पत्रिका है मधुमती, उसका संपादन का कार्य देख रही है, और बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपका हिंदी संबंधी जो विशेष ज्ञान है उसका लाभ हम आज आपकी वार्ता में लेंगे। इसी क्रम में नरेंद्र पाल जी हैं, जिनसे मेरी आज दूसरी बार मुलाकात हो रही है। आप विश्वदेव के हैं, युवा है, और लघु कथा, IQ, मतलब अनेक तरह की विधाओं में आपका और आपके देश भर में पहचान है। और आज के कार्यक्रम में आप पधारे और हमें समय प्रदान किया, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं अकादमी का कार्यक्रम है साथ में, और अकादमी से कोई न कोई प्रतिनिधि हमारे बीच में होते हैं। कभी यहाँ के सचिव महोदय होते हैं, आज उनकी कोई अन्यत्र व्यस्तता है। तो आज जो व्यक्ति अकादमी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि जितने अकादमी के प्रतिनिधि हैं उतने ही वो युद्धधारा के हैं, क्योंकि इनकी पहचान युद्धधारा से ही है। हमारे युद्धधारा में भी ये आप विभिन्न पदों पर रहे हैं, सक्रिय रहे हैं रामदयाल जी, और सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी इस शहर में हमारे सबके बीच में हमारा सबका जो प्रेम है, या जो उदयपुर नगर का जो आकर्षण है, उसकी वजह से आप यही हैं, हमारे सबके बीच में हैं। हाँ, वो अनेक किताबें प्रकाशित हुई हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हिंदी राजस्थानी दोनों में लिखते हैं, अनेक तरीके से लिखते हैं। मैंने बहुत सी पुस्तकें भी आपकी देखी पढ़ी हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि आज हमारा मंच जो सुसज्जित है वह बहुत ही विशेष है, और 2 सत्र है, समय भी 3 सीमा रहेगी। और किरण जी के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब इनको देख ही रहे हैं। तो सारा कार्यक्रम इन्हीं की सोच है, और इन्होंने जो जोड़ा, और आप सब इतनी मात्रा में आए, तो आप सबका स्वागत। क्योंकि कार्यक्रम की सफलता आप सबकी सहभागिता से है। हम तो फिर भी अनेक बार आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, आज हम आप सबको सुनने के लिए आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने इसमें दिया, उसके लिए अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रकाश तांडेल जी।
मैं बताना चाहूँगी कि प्रकाश काजरेज जी बच्चों का देश राष्ट्रीय बाल पत्रिका का सह संपादन भी करते हैं। तो अगर बाल मतलब युवा की बात करें तो विशेष रूप से युवा श्रेणी में सर आप भी आते हैं, और यहाँ जो दाईं तरफ बैठे हैं केवल यही वे ही युवा नहीं हैं, जो मेरे यहाँ बाईं तरफ बैठे हैं वे भी युवा हैं, क्योंकि विवेकानंद की एक सोच थी जो मैंने प्रारंभ में कही कि युवा कैसा होना चाहिए। हमारी किरण जी तो खैर विशेष युवा नहीं, तो जो अपने को युवा समझता है तो उसकी कसौटी ये है कि मुखमंडल तेजस्वी हो, वाणी ओजस्वी हो, शरीर में शक्ति हो। आप देखिए सब में ये है क्या, आप प्लस कर जिससे 5 चीजें होंगी वो सब युवा हैं। शरीर में शक्ति हो, मन में उत्साह हो, सद्बुद्धि और विवेक हो, हृदय में करुणा हो, मातृभूमि पर प्रेम हो, इंद्रियों पर संयम हो, मन जिसका स्थिर हो, आत्मविश्वास दृढ़ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, साहसी शूरवीर हो, सिंह जैसा निर्भय हो, लक्ष्य जिसका ऊंचा हो, सत्य जिसका ईश्वर हो, व्यसनों से मुक्त हो, जीवन में अनुशासन हो, मधुर प्रेममय वाणी हो। तो एक बात तो साथी युवा में अपने आप को आप किसी युवा से कम ना समझिए। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास में मैं जिनके पास बैठी थी डॉक्टर नरेंद्र पाल जैन जी, तो मैं उनके विषय में आपको कुछ बताना चाहूँगी और हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भी हैं, तो मैं उन्हें उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूँ। उससे पहले मैं उनका कुछ संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष देना चाहूँगी। अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, गीतकार हैं, साहित्यकार हैं। इसी के साथ साथ ये प्रदेश अध्यक्ष हैं मातृभाषा उन्नयन संस्थान के। थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने काव्य पाठ तो किया ही है, साथ ही साथ भारतीय राजदूतावास काठमांडू नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय काव्य महोत्सव में भाग लिया है और वहाँ के कैबिनेट मंत्री द्वारा आपकी पुस्तक का विमोचन हो चुका है। ये पद्य, आलेख, गीत, गजल, छंद इस पर लिखते हैं और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी के प्रकाशन सहयोग में चयनित पुस्तक कविताओं की इच्छा मृत्यु। इसी के साथ राजस्थान भाषा एवं साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा इनकी राजस्थानी वागड़ी में होनारा गूरज भी प्रकाशित हो चुकी है। पर्यावरण, पृथ्वी, जल संरक्षण पर इनके विभिन्न दोहे अनेक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। इंदौर, उज्जैन, मुंबई, सूरत, बैंगलोर कई जगहों पर विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से आप सम्मानित हो चुके हैं और पर्यावरण संरक्षण जागृति रचनाओं हेतु पर्यावरण संरक्षण एवं विकास समिति इंदौर द्वारा आपको 2023 में सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही देश में प्रथम लोक अदालत जागृति गीत के आप रचयिता हैं। इनका और भी परिचय है लेकिन समय की अपनी सीमा है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र पाल जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद आपका। माँ शारदा को नमन करता हूँ और इस युग धारा के संस्थापक हमारे आदर्श आदरणीय पृथ्वी साहब के चरणों में नमन करता हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मेरे उद्बोधन से पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम मिलकर के आदरणीय पृथ्वी साहब का हम अभिवादन करें, उनका बहुमान करें। ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। आप ना कहेंगे लेकिन सर ये हमारे लिए गौरव की बात होगी कि हम आपको सम्मान करें, हम सब सम्मानित होंगे। ये हमारा निवेदन है। देखना चाहते हैं करके जैसा आपका आदेश, बस आपका आशीर्वाद हमें मिले। आभार। समय की अपनी सीमा है, मैं बहुत ही कम शब्दों में आपसे बात करता हूँ। देखिए आप, ये जो युवा महोत्सव हुआ, एक इच्छा हुई थी कि 4 जुलाई को विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित हो। ये प्रस्ताव लेके मैं किरण बाला जी के पास गया, पर समस्या भी कहीं आती रही, लेकिन ईश्वर की कृपा रही तो सब समस्याओं का समाधान भी होता रहा। और आज किरण बाला जी ने अपनी पूरी टीम के साथ में ये भव्य आयोजन हुआ। और अब युवा साथियों, आपसे मैं ये निवेदन करूँ कि आप अभी जिस वातावरण में हैं, आपके सामने 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको सुविधाएं क्या हैं और आपके सामने चुनौतियां क्या हैं। मैं जब इस क्षेत्र में
94 में आया, उस समय न तो मोबाइल थे, न कोई दूसरी कोई ये सोशल मीडिया था, न कुछ नहीं। एक मात्र अखबार भी सभी घरों में नहीं आता था और टीवी भी सभी घरों में नहीं होती थी। उस समय जब हम सीख रहे थे, जब मंचों पे आए, किसी अखबार पे जब नाम आ जाता था, फोटो तो बहुत दूर की बात थी, जब नाम आ जाता था तो उसकी कटिंग करके हम उसको संभाल के रखते थे। तो उस समय हमें श्रम और संघर्ष दोनों करना पड़ा। लेकिन आज सोशल मीडिया में आपको कम से कम अपने आप को साबित करने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आप क्या है, आपकी पहचान अपने आप हो जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। श्रम सिर्फ आपको इस बात का करना है कि आपको क्या लिखना है और क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, तो इस बात का आपको श्रम करना है। बाकी आपकी विधा क्या है, आपका लेखन क्या है, आपका सोशल मीडिया आपको बता देता है। लेकिन आज के इस वातावरण में सबसे आपके सामने दूसरी चुनौतियाँ जो आती है, वो आती है आगे बढ़ने की। आपको आगे कौन बढ़ाएगा? युग धर्म मंच है, उन्होंने कार्यक्रम कर दिया और वो सभी के लिए किया। लेकिन कुछ मंच ऐसे हैं जहाँ आप सब जगह नहीं पहुँच सकते, तो आपके मन में ये आ जाता है कि यार ये उनका दल अलग है, उनका दल अलग है, ये अलग है, वो अलग है। मतलब है, सब जगह है, ये देखते हुए आ रहे हैं। आपसे मैं 4 पंक्तियों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तो इतना बड़ा तो नहीं हूँ, मैं आपको कोई सीख दे सकूँ, लेकिन 4 पंक्तियाँ में जरूर मैं ये कहता हूँ कि मैं 2 पात्रों का महाभारत का उसमें उल्लेख करूँगा। एक तो थे संजय, जिनको दिव्य दृष्टि मिली थी कि वो बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का हर दृश्य देख सकते थे, और दूसरे है गांधारी, दृष्टि होते हुए भी वो देख नहीं पाती थी। तब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कुंठा ऐसी असी है यारों, 2 धारी हो सकती है। संजय जैसी दृष्टि तुम्हारी गांधारी हो सकती है। लेखन में प्रतिद्वंदिता के भावों से तुम दूर रहो। लेखन में प्रतिद्वंदिता के भावों से तुम दूर रहो। एक कविता खंड काव्य पर भी भारी हो सकती है। एक कविता खंड काव्य पर भी भारी हो सकती है। भले कम लिखे लेकिन अच्छा लिखे। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि तप्त धरा को तृप्त करें तो बादल होना पड़ता है। बुरी नजर से बचना हो तो काजल होना पड़ता है। जीवन में शुभ लक्ष्य रखा हो उसको पूरा करना हो। जीवन में शुभ लक्ष्य रखा हो उसको पूरा करना हो, तो उस लक्ष्य के पीछे हमको पागल होना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता डॉक्टर चंद्रकांता बंसल जी, इनका संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी के समक्ष देना चाहती हूँ। सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय लसाड़िया उदयपुर से, और वर्तमान में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से प्रतिष्ठित पत्रिका मधुमती के संपादन मंडल में ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ इन्हें अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माँ सरस्वती को सादर नमन करती हूँ। सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, मुझे विषय दिया है हिंदी काव्य परंपरा की विकास गाथा, और मैं समय की सीमा को देखते हुए पहले उठती थी कि दीपा जी परिचय दे देंगी बनता था, और अपनी बात ही अपना परिचय होती है। ज्योति कुंजी हमारे संस्थापक हैं और हमारे सबके आदर्श हैं। हम इनसे कुछ सीखें और इन बातों पर थोड़ा सा अमल करें तो इन चीज़ों से हम बहुत सारी गुणवत्ता को एकत्रित कर सकते हैं, एक अनुशासनात्मक सदन को तैयार कर सकते हैं। मेरा यह परम सौभाग्य है कि मैं राजस्थान साहित्य अकादमी और ग्रुप धारा के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले युवा महोत्सव में
इस विषय पर आप सबके सामने वार्ता के लिए तत्पर हूँ। और दीपा जी ने हम सबको युवाओं में समेट लिया बहुत सारी चीज़ें कहकर, और ये सच भी है कि हम सब अपने मन से युवा होते हैं, अपनी वाणी से युवा होते हैं, और अपने विचारों की तेजस्विता ओजस्विता ही हमारा सबसे बड़ा वर्चस्व होती है। मैं इस बात की प्रबल पक्षधर हूँ और इतना सुंदर संचालन कर रही दीपा को इस बात के लिए बधाई दी। किरण जी ने खूबसूरत सभा और सदन तैयार किया। इनके निरंतर और अथक प्रयास ये साहित्य की सृजन यात्रा में बहुत लंबे समय से हमारे साथी हैं और निरंतर चलती है। इनकी सतत काव्य धर्मिका और रचना धर्मिका और कार्यक्रमों का आयोजन की श्रृंखलाएँ चलती रहती है। मैं निशब्द हूँ और इन्हें शुभ आशीष देती हूँ कि ये और ऊंचाइयाँ हासिल करे, ऐसे मुकाम और ऊंचाई से ऊंचाई पर जाए। ये नरेंद्र जी ने बहुत सुंदर बात कही कि बुरी नज़र से बचना हो तो काजल होना पड़ता है। ये सच है, ये बहुत बड़ी संस्कृति है और ये एक सामाजिक संरचना की सबसे बड़ी आधार भूमि है। मैं आप सबको नमन करके अपनी बात पर आती हूँ। ज्योति कुंजी से इजाज़त चाहती हूँ। अपना विषय है हिंदी काव्य परंपरा। आप सब हिंदी के साधक हैं, साहित्य प्रेमी हैं और काव्य मनस्विता को लेकर इस सदन में विराजमान हैं। ये मानते हुए मैं जानती हूँ कि काव्य परंपरा एक अवधारणा है, ये किसी कालखंड में नहीं बनती, लेकिन फिर भी हमें इसे समझने के लिए कालखंड का कालक्रम विभाजन कर लेना चाहिए ताकि हम उसका विधिवत, अनुशासनात्मक और क्रमबद्ध विश्लेषण कर सकें और एक नज़र में ये बात भी समझ सकें कि हिंदी काव्य धारा में कौन कौन से चरण आए और किस तरह से क्रमिक विकास के रूप में हमारे साहित्य ने इतना सुंदर इतिहास तैयार किया। ये एक ऐतिहासिक विश्लेषण की पृष्ठभूमि होनी चाहिए। ये और जुदा बात है कि इसके पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विश्लेषण की समय समय पर आवश्यकता पड़ती रहती है। वो इसलिए कि हम अपडेट होते रहें। कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं, जो अप्रमाणित हो चली है या जिनका प्रसंगवश उल्लेख रह गया है, उन्हें भी हम जान लें। कुछ टीका, कुछ भाष्य, कुछ मूल ग्रंथ जो हमारी ख्याति है, जो हमारी साहित्य की धरोहर है, हम उन सब से रूबरू होते चलें, ऐसा प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जब काल, विषय और संदर्भ के वैज्ञानिक और साहित्यिक विश्लेषण पर एक नज़र डालते हैं तो वीर गाथा काल, आदिकाल से हम प्रारंभ होते हैं। आदिकाल और पूर्ववर्ती और समकालीन प्रभावों से बिल्कुल अलग काल। इसमें यदि हम बात करें तो काव्य परंपरा कवियों की वंशावली मात्र है और अगर हम इनकी गहराई में उतर जाएं तो मैं समझती हूँ कि 7 दिन का सेमिनार पूरे दिन के 4-4-5 सत्र का भी करें तो इतिहास हमारा संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो कुछ चीज़ें मुझसे छूट सकती हैं, इस बात का मैं पहले ही इशारा कर दी थी। नीत्शे और फ्राइड ने ये कहा है कि कल्पना को अति आदर्श बनाने की प्रवृत्ति से वे सख्त असहमत थे। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ, वो साहित्य है जो जीवन को छूता है, जो मन की कल्पनाओं से, जीवन की अटखेलियों से शब्दों की सरल वाणी को प्रवाहित करता है, वह काव्य। योगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप कही होगी कविता ज्ञान, या क्रौच वध के बाद वाल्मीकि ने सहसा पहला काव्य ग्रंथ रच दिया होगा। इस तरह की बहुत सारी हमारे सामने संदर्भ और प्रसंग है जिससे पूरा सदन परिचित है। लेकिन फिर भी हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसकी जड़ें प्राचीन भारत में और संस्कृत भाषा तक जाती है। मध्ययुगीन भारत की अवधी, मागधी और अर्धमागधी और मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य से हम आरंभिक साहित्य का शुभारंभ मानते हैं और इसमें हम पृथ्वीराज रासो, नाथ साहित्य जैसी कई सारी काव्य परंपराओं को देखते हैं। और ये भी बातें हैं कि इस साहित्य के बाद इसमें दक्षिण के अलावा तत्कालीन साहित्यों का भी पदार्पण हो चुका था, जिन्होंने इस तरह की काव्य रचनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत की थी। तो पृथ्वीराज रासो है, विद्यापति पदावली है, खुसरो की पहेलियाँ हैं, नाथ संप्रदाय है, गोरखनाथ की वाणी है। बहुत सारे महत्वपूर्ण साहित्य का सृजन हमारे आदिकाल में होता है और ये हमारे पास एक बड़ी विरासत के रूप में अमूल्य धातु छोड़कर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आता है भक्ति का।
आदिकाल में ये हो गया था कि जाहि की बिटिया सुंदर देखी ताही पर जा खड़ी तलवारी, और जिसके राज्य की सीमा का जितना अधिक विस्तार होगा वो उतना ही कुशल कवि समझा जाएगा। राज दरबारी कवि भी हुआ करते थे और रासों में इस तरह की परंपराएं विद्यमान थी। लेकिन जब संस्कार का ज़्यादा हो जाती है, हिंसात्मक कृतियों का प्रभाव बढ़ जाता है, तब साहित्य का एक और धर्म भी होता है, वो होता है कि समाज को दिशा देना और बढ़ते हुए व्यभिचार को, बढ़ते हुए अतिचार को और बढ़ती हुई हिंसात्मकता को रोक कर धर्म प्रणयन मन को कर देना। ऐसे में कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी आते हैं और भक्ति काल की काव्य धारा का उदय लेकर आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये सब संसार क्षणिक है, नश्वर है, और यदि हम इसी तरह से मारकाट करके साम्राज्य का विस्तार करते रहे तो हमारे पास एक दिन किला कोट और ये समाज रह जाएगा, हम इंसान और समाज को खो बैठेंगे। इसलिए उन्होंने पत्थर की प्रतिमाओं में ईश्वर के दर्शन किए, मनुष्य के मन में भक्ति काव्य की सरिता बहाई और उन्होंने भक्ति काल का उदय किया। भक्ति काल के उदय के साथ ही हमारे मन में चार प्रमुख धाराएं आती है, वैज्ञानिक तौर पर विभाजन करने पर हम ये पाते हैं, और उसमें सबसे पहली आती है संत काव्य परंपरा। वे कहते हैं कि ज्ञान ही परम ईश्वर है, ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, और कबीर इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वे कहते हैं कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले ही समाना, यह तत्व कथो ज्ञानी। कि केवल कुंभ और बाहर सागर में भी पानी है, घड़े में भी पानी है, केवल एक मिट्टी की दीवार है, अगर वो फूट जाती है तो बाहर भीतर का पानी एक जैसा हो जाता है। यही अंतर आत्मा और परमात्मा के बीच है। ये इंसान को, भक्त को, मनुष्य को विशिष्ट बनाता है, और जब मनुष्य विशिष्ट बन जाता है तो वह भक्ति की राह पर चल पड़ता है, और भक्ति की राह पर चलने के बाद उसे अपनी मंजिल की प्राप्ति होती है और वह परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी बात को सूफी कवियों ने मसनवी शैली के माध्यम से, फारसी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया। वह प्रेम मार्गी काव्य धारा कहलाई। इसके प्रमुख कवि थे जायसी, कुतुबन और मंझन और इत्यादि बहुत सारे कवि, लेकिन मैं प्रतिनिधि कवियों की बात करूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। जायसी ने भी यही कहा कि हीरा, पदार्थ, रतन, मानव, मोती पूरे संसार में बिखरा हुआ है, लेकिन उन्होंने लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक की ओर प्रणयन किया, और ये कहा कि जब पद्मावती नाम की आत्मा को प्राप्त करने के लिए राजा रत्नसेन रूपी परमात्मा हीरा मन तोते के माध्यम से, तोते रूपी गुरु के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्ति कर लेता है, तब उसे अपने प्रेम की प्राप्ति होती है, और वह असल प्रेम की प्राप्ति ईश्वर है। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना आवश्यक समझती हूँ कि प्रेम केवल प्रेम नहीं होता, प्रेम प्लेटोनिक लव होता है। हमारे युवा बैठे हुए हैं और ये युवा महोत्सव है, इसलिए मैं बीच में एक सेकंड के लिए थोड़ा सा डाइवर्जन करूंगी, लेकिन बात प्रासंगिक है, इसलिए गौर चाहती हूँ सदन का कि प्रेम भक्ति का प्रेम है, प्रेम माता का प्रेम है, प्रेम संसार का प्रेम है, प्रेम राष्ट्र का प्रेम है, प्रेम मातृभूमि का प्रेम है, और सबसे अंत में प्रेम स्व प्रेम है, उसके बाद पर प्रेम। मीरा कहती है कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। मीरा ने ये कह दिया था कि राजा रूठे नगरी राठे, हरे रूठे कित जाऊं मैं, कि अगर राजा रूठ रहा है तो वो अपनी नगरी रखे, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन यदि कान्हा रूठ गया, हरे रूठे कित जाऊं मैं, अगर कृष्ण मेरे से रूठ गए तो मैं कहाँ जाऊंगी, कोई और ठोर नहीं है उसके पास। तो अंतिम सत्य ये है। इसलिए मैं सदन से केवल एक आग्रह करूंगी, बड़े अनुनय के साथ, बड़े प्रेम के साथ, आप सब बहुत समझदार हैं कि प्रेम करिए और प्रेम को प्लेटोनिक लव के रूप में मानिए। आज इस बात की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और जब आप प्रेम के शुद्ध धरातल पर होंगे तो किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं होगा, सारी क्रिप्टोग्राफी फेल हो जाएगी। मैं कहती हूँ सारे पुलिस थाने बंद हो जाने चाहिए, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ना रहे। कम से कम इतना तो हम समाज के रूप में साहित्य के माध्यम से योगदान करें, ये सबसे पहली गुजारिश है। मुझे उम्मीद भी नहीं, विश्वास है आप ऐसा करेंगे। यदि इस बात का एक अंश भी आपके मन में रह जाता है और आप में से एक एक कदम भी बढ़ाते हैं, 50 जने बैठे हैं, अगर 50 जने भी ये बात पहुँच गई तो मुझे भरोसा भविष्य में 500 और 5000 तक होंगे, और हम एक शुद्ध साहित्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। इनके आयोजकों को, हमारे संस्थापकों को और हम सबको इस बात का सुकून होगा, संतोष होगा कि हमारी बात रखी। हम गुजारिश कर सकते हैं, लेकिन हम कर भी सकते हैं। हम सब युवा और हम सब साहित्य साधक हैं, और साहित्य साधक मशाल बनते हैं, इतिहास निर्माता होते हैं, युग प्रवर्तक होते हैं। इस बात को मत भूलिए प्लीज़, इस चीज़ पर गौर करें। मैं आगे बढ़ती हूँ। जब भक्ति अधिक हो गई थी तो
सृष्टि को एक चुनौती मिली कि सारी भक्ति में लीन हो जाएंगे और वैराग्य चल पड़ेगा। तब तुलसीदास जी आए और उन्होंने राम अवतार की कल्पना की। उनके राम लोक रक्षक राम थे, शक्तिशील और सौंदर्य की बात वे करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम की वे बात करते हैं, जबकि सूरदास जी लोक रंजक श्री कृष्ण की बात करते हैं। लोक रक्षक और लोक रंजक दो स्वरूप थे, दोनों विष्णु के अवतार थे। सूर्य ने अलग बात कही थी और तुलसी ने अपनी बात अलग ढंग से कही थी। मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि तुलसीदास जी समन्वय का पर्याय थे। उन्होंने विराट समन्वय की चेष्टा लेकर के साहित्य में अपनी बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि हरि का भजे सो हरि का हो। और कितना विनय, कितना अनुनय था उनकी बात में। उन्होंने विनय पत्रिका में क्या कहा, मैं तो अवगुणों की खान हूँ, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है और तू पतित पावन है। अगर उद्धार कर सकता है तो मैं समझूंगा कि तू भगवान है। इतनी चुनौती भगवान को कौन दे सकता है? इतनी विनय में शक्ति किसके पास हो सकती है? इस बात को हमें समझना चाहिए। ये आस्था का विषय है और तुलसीदास जी ने इसे बखूबी निभाया। चाहे गृहस्थ धर्म का संदेश हो, चाहे राजा प्रजा का संदेश हो, चाहे भाई भाई का संदेश हो, चाहे देवर भाभी का संदेश हो। रामचरितमानस पूरा का पूरा उदाहरण है। एक एक कांड लेकर एक एक चौपाई, एक एक दोहा पढ़ लीजिए। एक एक पूरे के पूरे पद की वो व्याख्या करता है। पूरा का पूरा एक परिदृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं विराट समन्वय की चेष्टा रखने वाले महाकवि तुलसीदास को नमन करती हूँ और वो हमारे साहित्य की अमूल्य निधि है। इस बात से हमारा भक्ति काल स्वर्ण युग कहना है। इसी तरह से सूरदास आते हैं कृष्ण काव्य परंपरा को लेकर और इसमें वल्लभाचार्य आए, अष्टछाप कवि आए और उन्होंने इस तरह की पुष्टि मार्ग की काव्य धारा से फिर सूरदास ने गोपियों के माध्यम से, गोपी संवाद से, यशोदा की बाल लीलाओं, कृष्ण की बाल लीलाओं से माँ यशोदा की वात्सल्य का जो वर्णन किया है। सूरदास नेत्र से अंधे थे लेकिन वे वात्सल्य का कोना कोना झांक गए। मुझे याद आता है एक प्रसंग, जब मैं पढ़ाने जाती थी कॉलेज में, किसी बच्चे ने कहा मैडम सूर तो अंधे थे, उनको कृष्ण का ऐसा सौंदर्य कहाँ दिखा कि वो मुटरे चलत तनु मंडित और उनकी इतनी सुंदर छवियाँ दिख रही है। मैंने कहा वो हृदय की आंखों से देखते थे। बच्चे बहुत शरारती होते, बहुत इंटेलिजेंट होते। फिर दूसरा सवाल डाल दिया कि नहीं मैडम हम संतुष्ट नहीं है, स्पष्ट करिए। मंथन जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। तो मैं भी कम नहीं थी, मैं भी युवा थी उस समय और पढ़ने में भी भगवान को देखा थी, माँ सरस्वती का वरदान था। मैंने कहा बेटा वो हृदय की आंखों से देखते थे। तो मैडम हमारे पास भी हृदय हमें तो नहीं दिखाई देता है। मैंने 4 पंक्तियाँ उनको कही कि नेत्रहीन को भी सपने तो दिख ही जाते हैं और नेत्रहीन हृदयहीन को उपवन भी भा जाते हैं। नेत्रहीन की सपना देखने की भी आंखों की जरूरत नहीं होती है और तुम इतने ऊंचे ऊंचे सपने देखने वाली युवा पीढ़ी हो तो तुम कैसे बिना आंखों के सपने देख सकते हो? तो बिना आंखों के सौंदर्य भी पी सकते हो। और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, आप सबसे भी निवेदन करती हूँ कि कविता को पढ़िए मत। कविता का पाठ एक बहुत बड़ा अनुशासन होता है, लेकिन कविता रस का निष्पादन करती है। कविता को पीजिए, कहानी को कहिए, कहानी को पढ़िए मत, कहानी को सुनिए। नाटक को देखिए, नाटक को पढ़िए मत। ये विधाएं हैं और इन विधाओं का अपना परिचय है। जिस दिन आप विधा की इस टेक्निक से जुड़ जाएंगे, मैं सच कहती हूँ कि आप लेखक की तह तक पहुँचेंगे और तब तादात्म्यकरण होगा। तब हमारा आचार्य मर्मज्ञ रस मोहम्मद कहेंगे कि हमारे जब पाठक का, श्रोता का, कवि से, साहित्यकार से साधारणीकरण हो जाता है, तब हमें महसूस होता है कि हम काव्य का रसपान कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आप मेरी बात पर पहुँचे होंगे। अब कृष्ण के बाद, सूर्य के बाद, जायसी के बाद ऐसा लगा कि इतनी भक्ति हो गई है तो ये सृष्टि को वैराग्य में डूब जाएगी और सृष्टि को विराम मिल जाएगा। ब्रह्मा का सिंहासन डोलने लगा, राम और कृष्ण भी विचलित होने लगे कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा अति सर्वत्र वर्जये और राधा कृष्ण की युगल भक्ति के माध्यम से श्रृंगार रस की परंपरा का उद्भव होता है। और उस समय कृष्ण क्या कहते हैं और बिहारी क्या कहते हैं कि राधा के साथ बैठा हुआ कृष्ण हमारी सृष्टि का कल्याण करे, अकेला कृष्ण कुछ नहीं कर सकता। और इस तरह से स्त्री की नारी के प्रेम का प्रणयन हुआ और नायिका का सांगोपांग चिंतन वर्णन हुआ, चित्रण हुआ। और फिर केशव आए, फिर घनानंद आए, बोधा आए, ठाकुर आए, आलम आए, पूरी रीतिकाल की परंपराएं चल पड़ी। उन्होंने छंद शास्त्र, लक्षण ग्रंथों की काव्य रचना की और भूषण ने राष्ट्रीय काव्य चेतना की भी बात करी। इस तरह से
और बिहारी के बारे में तो क्या कहें, उनका तो एक एक दोहा, उनकी सत्सई में जो दोहे हैं उनके लिए कहा जाता है सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर दीपन में छोटे लगे भाव करे गंभीर। या शब्द शब्द आभूषण में जड़े उन नगीनों की तरह है, अगर एक नगीना भी हट जाता है तो हम आभूषण उतार कहते हैं कि अब इसको रिप्लेस करा जाए, इसके लिए या इसकी मरम्मत की जाए। अच्छा, एक और दोहा आप देखिए कि बिहारी का मुझे याद आ गया, वो ये कहते हैं कि भवरे भवन में करत है नैनन की सौगात। बड़ा सुंदर क्रिया व्यापार है, प्रेम शुरू होकर के अंत तक पहुंच जाता है केवल 15 शब्दों में। देखत खिलत नटत खींचत रिझिया, प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका को देखता है, उसका चेहरा खिल जाता है, वो लजा जाती है, उसको गुस्सा खींचता है, फिर वो मिलने की बात कहता है, वो तत्पर हो जाती है। भरे भवन में करत है नैनन की सौगात, और इस तरह से उनका प्रेम प्रसंग पूरा हो जाता है। कोई एक शब्द पूरी क्रिया का वाहक बन जाए और केवल एक दोहा पूरे प्रेम व्यापार का वर्णन कर जाए, ये कला के धनी थे केवल बिहारी। ऐसा हमारा रीतिकाल श्रृंगारिक काव्य है, लेकिन उसमें भी भक्ति के श्रृंगार के अलावा नीति और रीति, भक्ति नीति और नीति की त्रिवेणी कहते हैं हम रीतिकाल को। तो इस तरह की त्रिवेणी बनी थी, नीति की भी बात बहुत होती है और रीति की बात के साथ साथ भक्ति काल की भी बात उसमें समान्य है, क्योंकि कोई भी श्रृंगार जैसे ही नीति से दिखता है अनैतिक हो जाता है। नीति की धार पर चलते हुए क्या कहा था घनानंद ने कि मोहे तो तेरे तू मुझे मेरे कवित्व बनाती, मोहे कवित्व बनाओ, तो बताएंगे ज्योति गुंजी कि मैं तो क्या कवित्व बनाता हूँ, मुझे तो सुजान के प्रेम भाव मेरे कवित्वों की रचना करता है। तो इस तरह की जब भावना आ जाए तो हम इस काव्य को काव्य की पराकाष्ठा मानते हैं। मैं आप सबसे यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ, रीतिकाल छंद शास्त्र के विधान पर रचा गया था, नायक नायिका लक्षण भेद पर रचा गया था। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया था, क्योंकि उनके दोनों के पदों के अर्थ निकालते निकालते सर में दर्द हो जाता था, बड़े बहुअर्थी छंद पद लिखते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप वापस छंद में जाए, अलंकारिकता में जाए, यति गति में जाए, नियमबद्ध रचना करें या दुकान रचना करें, लेकिन फिर भी नीति और नीति का, साहित्य का जरूर ध्यान रखें। आपकी रचनाएं बहुत स्तरीय हो जाएगी, बहुत परिपक्व हो जाएगी। अब जब बहुत घोर नीति फैल हो गई और इस तरह की बात चलने लगी, तब हमारा आधुनिक काल आता है और आधुनिक काल में एक लंबा समय हमें मिलता है कविता की बात करने के लिए। पहले भारतीय हरिश्चंद्र आए, महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, सोहनलाल द्विवेदी आए, माखनलाल चतुर्वेदी आए, सुमित्रा कुमारी चौहान आई, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना पर बहुत बात की और जो भारत की दुर्दशा की प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसमें खूब संभाला, भारत के गौरव को, भारत के विश्व गुरुत्व को, भारत की बंधुत्व की भावना को, भारत के वसुधैव कुटुंबकम के भाव को, सबको बहुत संभालने की कोशिश की। लेकिन फिर भी मनुष्य से विश्वास उठ गया और नीत्शे ने ये कहा कि खग तुम सुंदर, विहग तुम सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। मानववाद की स्थापना हो गई और द्विवेदी का पदार्पण हुआ। बहुत सारी काव्य पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी, समाचार पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी और जो रचनाएं अभी तक हमें पद्य में मिलने लगी थी, गद्य का पदार्पण हो गया और भाषा को अपना स्थान मिल गया, भाषा हमारी मजबूत हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी हमारी भाषा के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया और बहुत सारी अपनी बात की। उसके बाद हम आते हैं, छायावाद आ जाता है, पंत प्रसाद निराला और महादेवी ने बहुत सारा सुंदर रचना की, कल्पनाशीलता की, अलंकारिकता की, प्रकृति के गोद में जा छिपे, क्योंकि मनुष्य को या तो ईश्वर चाहिए या प्रकृति चाहिए और प्रकारांतर से दोनों एक हैं। हम जब ईश्वर के पास जाते हैं तो प्रकृति के माध्यम से जाते हैं और जब हम प्रकृति के पास जाते हैं तो हमें ईश्वर की शरण लेनी होती है। दोनों एकात्म चाहते हैं, दोनों औदार्य चाहते हैं, दोनों सात्विकता चाहती हैं। इन तीनों बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम ईश्वर के और प्रकृति के नज़दीक होते हैं और इस तरह से हमारे कई साहित्यिक बिंब बदले, हमारी भाषा बदली और प्रगतिवाद का शुरुआत होता है। निराला ने ये कहा कि कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। अगर हम शब्दों का प्रयोग बार बार करते हैं तो वे शब्द अपना अर्थ सर्प की कैंचुली की भांति छोड़ जाते हैं और हमें तो नए अर्थ बढ़ने होते हैं। जो हम देख रहे थे कि चांद की उपमा नायक नायिकाओं को मिलने लगी थी,
कविता आई, कविता की मृत्यु हो गई, कविता की वापसी हो गई, महाकाव्य खंडकाव्य छूट गए, लंबी कविताएं लिखी जाने लगी और इस तरह से कविताओं का दौर कभी नहीं थमा और न रुकने वाला है। ये कालजयी है। जब तक मनुष्य मन है, जब तक समाज हित है, तब तक वाणी को विराम नहीं मिलेगा और जब तक वाणी है और अनुभूति है हम उसको अभिव्यक्ति देंगे, वो रूप बदलती रहेगी, लेकिन कविता अनुस्यूत रहेगी, कविता कालजयी है और जितनी उम्र मानव की है उतनी उम्र कविता की है। इसी तरह से जब इन पंत प्रसाद निराला के बाद कविताओं का पूरा लंबा एक दौर आ गया, उसके बाद ये चला कि अब कविता कैसे की जाए। एब्स्ट्रैक्ट कविता जब आई तब हमारे बहुत सारे लोगों ने तार सप्तक आए और कई तरह की विरोधी बातें सामने आई कि इस तरह से काव्य संरचना नहीं होनी चाहिए, शब्द संयोजन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उपांत पाठों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान दौर में हमारे नए साहित्य जो अभी काव्य पाठ करने वाले हैं, जिनको हम रूबरू देखेंगे कि वे क्या रच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये दौर गुजर रहा है और ये बहुत फक्र की बात भी है, लेकिन इसे बहुत हल्के में भी नहीं लेना चाहिए कि हर दूसरा व्यक्ति कवि है और कवि का लिखना, कवि कर्म करना बहुत सहज नहीं है। लोग बहुत मस्करी करते हैं साहित्य को लेकर, मेरा बहुत जी उठता है। हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कि भाई क्या करते हो, कि लेखन करता हूँ। क्यों करते हो? कि भाई कुछ नहीं कर रहा इसलिए लिख रहा हूँ। दूसरी बात कि भाई लिख क्यों रहे हो? कि कुछ काम करना है इसलिए बस लिख रहा हूँ। तो लेखन कोई सहज नहीं है। शब्दों से मत खेलिए, शब्दों की बहुत तीखी धार होती है, बहुत गहरे अर्थ होते हैं। वे हमारे शब्दकोश हैं, वे हमारी संस्कृति है, वे हमारे भावों के संवाहक हैं। शब्द क्या कुछ नहीं है, शब्द हमारा संवाद है, शब्द हमारे संवाद है, इसलिए वो हमारे रिश्ते की जड़ है, वो हमारे समाज का निर्माण करने वाले हैं। तो जब भी कोई चार पंक्ति कहें, जब भी कोई क्षणिका कहें, जब भी कोई दोहा कहें, जब भी कोई छोटे बहार की गजल कहें, जब भी कोई गीत पढ़े, तो ये बात जरूर याद रखिए कि ये शब्द मेरी पूजा है, ये शब्द हथियार न बने, ये शब्द निरर्थक न जाए। कुछ ऐसा रचिए जो जब मैंने अभी तक आपको नाम गिनाए, कुछ कालजयी बन जाए, कुछ अखंड हो जाए और कुछ शाश्वत रूप में हमें अपनी बात कह जाए। कुछ इस तरह का रचिए। बस ये एक अनंत काव्य यात्रा है। मुझे लगा मेरा समय होगा और ये कहते हुए अपनी बात के विराम देती हूँ। एक मिनट अगर आयोजकों के अंदर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो तो मैं तैयार। छोटी सी बात आपके मन में कोई है, क्योंकि जब इतना बड़ा आयोजन होता है और पूरी युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी है तो एक प्रयोग है ये। तो अगर आपके मन में कहीं कोई सवाल है तो अब थोड़ी देर बाद भी हो तो आपके लिए मैं तत्पर हूँ। मैं युद्धधारा का, अकादमी परिवार का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, मेरी बात सुनी, आप सबके प्रति भी आभार। जय धन्यवाद आदरणीय चंद्रकांता दर्शक। हिंदी साहित्य की काव्य परंपरा विषय पर आपने गागर में सागर समान अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया और मैं बताना चाहूँगी कि चंद्रकांता मैम एमफिल की परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है। मैं बताना चाहती थी पहले इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय रामदयाल मीणा जी को कि वे आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रस्तुत करें। राजस्थान साहित्य अकादमी में सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। आदरणीय रामदयाल मीणा जी। देवों सज्जनों, नगर के वरिष्ठ साहित्यकार बंधु श्री जानकी चांद सहित सभी बंधुओं और युवा साहित्यकारों से मैं राजस्थान साहित्य अकादमी के सभागार में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद। एक दो बार निवेदन करता हूँ में कि लिखने से ज़्यादा पढ़ें। आजकल पढ़ने की प्रवृत्ति हमारी छूट गई है। युवाओं से निवेदन है कि लिखे कम। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कहते थे
कि मण पढ़ो और कण लिखो। विजयदान देता था, विजयदान देता ये कहते थे कि मण पढ़ो कण लिखो, यानी बहुत अधिक पढ़े और बहुत सागर लिखे, जो लिखे वो काम का हो। दूसरा, अपनी कविताओं में रचनाओं में उपदेश से बचे, उपदेश देने से बचे। यदि उपदेश देना है तो लेख में कहें, कविता में नहीं। चुप कहें, इशारा करें, कविता इशारा मान, वो कविता सार्थक हो। बहुत अधिक आपके मन में उपलाप नहीं हो तो ना लिखो, जबरदस्ती ना लिखो। आग होनी चाहिए लिखने में, मन में आग हो, तेज तो कविता सार्थक है। वरना कितनी किताबें छपली रोज, कितनी कौन पढ़ता है। गीत गजल लिखने वालों के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। पहले पत्थर से प्रेम करें, माँ से प्रेम करें, बेटी से प्रेम करें, पत्नी से प्रेम करें, पिता से। प्रेम की सघनता होगी, उसके गीत गजल बहुत अच्छे होंगे। ये भोगा हुआ यथार्थ भी कह सकते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी में आयोजन हो रहा है। राजस्थान साहित्य के गतिविधि से आप जुड़े, मधुबनी पत्रिका में आप रचनाएं भेजे। युवाओं के लिए भी बड़े साहित्यकारों के लिए बहुत सारे पुरस्कार हैं, वहीं युवाओं के लिए भी पुरस्कार है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी पुरस्कार है। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग पुरस्कार है। कॉलेज में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए एक बिल्कुल अलग पुरस्कार है। उन पुरस्कारों में आप भाग लें। मधुबनी पत्रिका में समय समय पर विज्ञप्ति निकलती है, उसके ग्राहक बने तो उससे आपको जानकारी मिलती है। वैसे भी आप मेरे नंबर ले सकते हैं, हमारे दूसरे बंधुओं के नंबर ले सकते हैं, तो जानकारी प्राप्त करके अधिक से अधिक भाग लें। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 5277 नंबर की 2 व्हीलर बाहर खड़ी है किसी की, तो कृपया आप इसे हटा दें। 5277 सभी गाड़ियों पार्किंग में वो हटा दें। जिनकी भी 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स पार्किंग एरिया में है वो कृपया एक करके वहाँ से हटा दें, क्योंकि अभी वहाँ पे फिर बुकिंग का कुछ काम होगा। तो आप यहाँ पे बाहर की तरफ दरवाजे के एकदम बाहर काफ़ी स्पेस है, वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करूँगी श्रीमती किरण बाला किरण जी को। मां सरस्वती को शस्त्र नमन। राजस्थान साहित्य अकादमी एवं युद्धधारा सांस्कृतिक एवं वैचारिक मंच की संयुक्त सहभागिता में हो रहे इस युद्धधारा युवा साहित्य महोत्सव, सर्वप्रथम तो मैं युद्धधारा के संस्थापक महोदय आदरणीय ज्योतिपुंज जी को प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर चंद्रकांता बंसल मैम, आप मेरी महाविद्यालय शिक्षा में हिंदी की गुरुजी थी और अभी तक गुरुजी हैं और सदैव रहेंगी। साथ ही विराजित विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर नरेंद्र पाल जी और आदरणीय रामदयाल जी मेहरा साहब राजस्थान साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि के रूप में, और आप समान रूप से युद्धधारा के भी उतने ही हैं जितने राजस्थान साहित्य अकादमी के हैं, तो आप हमारे अग्रज और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में विराजित हैं। बहुत सुंदर संचालन कर रही दीपा पाल शीतल, वाकई बहुत खूब मंच चुकी है इस क्षेत्र में। युद्धधारा संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक जय मंथन साहब, मैं मात्र यहाँ नाम का उच्चारण करके सबको संबोधित करके उनको सम्मान देने के लिए आई हूँ, भाषण में कुछ भी नहीं दूंगी। उपाध्यक्ष महोदय प्रकाश दासेठ जी साहब और दीपा पाल शीतल सचिव हैं, महासचिव डॉक्टर सिमरी सिंह जी, हमारी युद्धधारा संस्था के सचिव महोदय श्याम मठपाल जी और सचिव एवं जनसंपर्क सचिव लोकेश चौबीसा जी, समस्त सक्रिय कार्य कर रहे डॉक्टर शीतल श्रीमाली जी, विजय निष्काम जी,
डॉक्टर प्रियंका भट्ट, आप देख रहे होंगे सबके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, अधिकांश सभी इतने प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी है कि मुझे लगता है सबके आगे डॉक्टर है। और मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय से पधारे राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सालवी जी, राजस्थानी गोष्ठी की सचिव है डॉक्टर प्रियंका भट्ट और सह सचिव है जेठानंद पवार, ये संचालन करेंगे आगे के सत्रों में। और साथ ही बाहर से पधारे सभी प्रतिभागी, बाड़मेर से, दौसा से, बड़ी सारण से, डूंगरपुर से, इतना दूर दूर से इस आयोजन में सहभागिता करने के लिए आप सभी पधारे हैं। आप सबको मेरा सादर सादर अभिनंदन, अभिवादन, बहुत बहुत प्रणाम। यह सदन आप सबसे समृद्ध है और साथ ही आप देख रहे हैं जो लाल शर्ट में विराजित है, युद्धधारा के कार्यक्रम प्रसारण सचिव जो निस्वार्थ भाव से कार्यक्रम का सदैव कवरेज करते हैं और उससे लाइव प्रसारण भी करते हैं। तो आप सभी के लिए दो पंक्तियां कहूंगी कि हमारे मैम ने जो कह दिया उसके बाद कहने को कुछ शेष ही नहीं रहा। काव्य परंपरा बहुत विस्तृत है, लेकिन इन्होंने इतने कीवर्ड्स के रूप में भी बात कही है, इतने नोट्स के रूप में बात कही है कि जैसे परीक्षा में पहले पॉइंट्स लिखते हैं ना, अब उनको विस्तारित करने का काम आपका है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस काव्य परंपरा को, जो कि समेटना केवल इतने कम शब्दों में इतना मुश्किल है कि ये शिष्य के बस की तो बात ही नहीं है, ये गुरु जी कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और यस, मैं भी कुछ पॉइंट्स में बात करूंगी क्योंकि मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं इनको इलाबरेट नहीं करूंगी कि यह इस साहित्यिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम हम युवाओं का भी है, काम ही है। मैंने आपके साथ स्वयं को युवा मान लिया, अधिक युवा आप हैं। जिस प्रकार यह मंच हमें आदरणीय ज्योति पुंजी साहब एवं आपके जैसे हमारे अनेक अग्रज वरिष्ठ साहित्य साधकों द्वारा किसी जमाने में सजाया गया था और आज भी यह समृद्ध है, तो उसे समृद्धता प्रदान करेगी आपके मन की ज्वाला, आपके मन की लौ, और हमें इसे जीवन और सक्रिय बनाए रखना है, ये दायित्व हमारा है। हमारी मैम ने बहुत सारी बातें कही, उसमें ये कि सौंदर्य अनुभूति है, दर्शन मात्र नहीं है। और पुस्तकों को पढ़ कर सुनिए, पुस्तकें बहुत बोलती हैं और कविता का अनुशासन होता है। यहाँ कुछ हमारे साथी छंदबद्ध रचनाएं करेंगे, कुछ छंद मुक्त करेंगे, तो अनुशासन केवल छंदबद्ध में ही नहीं होता, छंद मुक्त रचनाओं में, अर्थकांत रचनाओं में भी होता है। रचनाओं में रीति का ध्यान रखना भी आवश्यक है और उसमें हमें शब्दों को साधना होता है, मात्र शब्दों को लिखना नहीं होता। आप बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे अन्य भी वक्ता होंगे और हम एक दूसरे से सीखेंगे। आगे कुछ लोग मात्र कुछ पंक्तियां लिख लेते हैं, अपने भावों को जोड़ तोड़ लेते हैं कुछ शब्दों में, लेकिन सत्य कहा जाए तो हर लिखे हुए जोड़ तोड़ के शब्द कविता नहीं होते। कविता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कविता में बिंब होता है, कविता में उपमा होती है, कविता में रूपक होता है, कविता में बहुत सारे अलंकार होते हैं, कविता में बहुत सारी अनुभूतियां होती है, विविधताएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो मात्र जोड़ तोड़ के जो रचना कर रहे हैं, केवल मुझे कहना है, मन में भाव आया कह देना है, लिख लेना है, वो कविता नहीं है, फिर अधिक समय तक चलती भी नहीं है। तो ये कविता शाश्वत है, शब्द शाश्वत है। तो इस पर सिर्फ दो पंक्तियां कहूंगी, अपना स्थान लूंगी कि यूं ही चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, यूं ही चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, बहुत पाँव दावे हैं बुजुर्गों के तब जाके ये फन आया है। हमें हमारे गुरुओं के आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है, उनके मार्गदर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर आपने कभी कुछ लिखा हो गई इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हमें करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, बिना प्रश्न किए करना चाहिए। गुरु से प्रश्न करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। और साथ में अब आप सबके लिए मैं कुछ बात कह दूं कि आप सभी को यहाँ पर अपनी एक रचना प्रस्तुत करनी है। 3 से 4 मिनट का समय आपके लिए है। कृपया
ये कहकर एक रचना के बाद कि मंच का आदेश हो तो मैं 2 पंक्तियां और सुना दूं, कृपया ऐसा न करें, क्योंकि वो समय आपका किसी और के लिए है। और हमारे जो साथी में दूर दूर से आए हैं, बाड़मेर से, दौसा से, बड़ी साड़ी से, हमें पता है सबका समय बहुत महत्वपूर्ण है और आपको वापस समय से फ्री भी होना है। हमारे जो साथी जो 4 बजे की ट्रेन है उनकी, तो उन्हें हम पहले यहाँ पर पढ़वा लेंगे ताकि वो उनकी ट्रेन न छूटे और समय पर वहाँ पहुँच जाए। और स्थानीय साथियों का नंबर डेफिनेटली हम क्षमा चाहते हैं कि उनका बाद में ही लेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि सदन भी भरा रहे, लेकिन जो बाहर से आए हैं उनकी सीमाओं का भी हमें पता है। तो 4 बजे तक, 4 बजे से 4:15 बजे तक हमारा एक अल्पाहार का चाय पकौड़ी का आयोजन है, उसमें आप सभी सम्मिलित होंगे। तो हम चाहेंगे 4 बजे तक हिंदी रचनाओं का पाठ जितना भी हो सकेगा उसमें पहले बाहर जाने वालों का, उसके बाद जो अगला सेशन होगा 15 मिनट के ब्रेक के बाद में, उसमें बाकी हिंदी रचनाओं का और राजस्थान रचनाओं का दोनों का पाठ होगा। तो हम जितना अधिक समय तक सदन में रुकेंगे हम पाएंगे। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आप देखेंगे इधर कितने प्रबुद्ध वर्ग, कितने सीनियर लोग हमारे बैठे हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, केवल पेड़ छूने से ही आशीर्वाद मिल जाएगा, बोलना तो बाद की बात है। तो इतने सीनियर लोग बैठे हैं, उनके दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आपको समय मिले तो कार्यक्रम पश्चात, कार्यक्रम के दौरान आप उनसे बात करें, उनका आशीर्वाद लें और कुछ जरूर यहाँ से ग्रहण करके जाए। बहुत अधिक कहना था लेकिन समय की सीमा में नहीं कहूँगी। एक और बात, बिना किसी भूमिका के आप मंच को संबोधित न करें, आप किसी को संबोधित न करें, सीधा कार्यपाठ करें। क्योंकि अगर आप आधा मिनट भी लगा रहे हैं, 1 मिनट भी लगा रहे हैं तो समझिए आपके समय में से कम हो रहा है। आपको अपनी कविता कहनी है, अपने भाव पहुंचाने, बिना किसी भी प्रकार की भूमिका के। 1 मिनट का समय और लूंगी कि हमारा बहुत सुंदर संचालन कर रही है दीपा पंत शीतल, इनके लिए पगड़ी और पढ़ा के लिए नागर तो मेरी प्रतियोगिता में चल रहा था दर्शक से और इंदिरा मैडम से याद में जब पगड़ी सत्र में पगड़ी और पढ़ा के माध्यम से दीपा पंत शीतल का जो है हम इनका भी स्वागत करें। और अगले सत्र का संचालन करेंगी युद्धधारा सिडनी से आप भी यही रहे के साथ ही युद्धधारा संस्था की महासचिव डॉक्टर सिमी सिंह जी जो आप हैं खड़ी हैं यहाँ पर, वे हिंदी भाषा के सत्र का संचालन करेंगे और आप सबको प्रतिबद्धता में बांधने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर सिमी सिंह जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच संभालें। हाँ, अभी जो बाहर जाने वाले हैं उनको इसी सत्र के दौरान, जो ट्रेन पकड़ना है इसी सत्र के दौरान उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। और जो यही है उदयपुर शहर के जो नजदीक के हैं उन्हें दूसरे सत्र के कार्यपाठ के बाद ही प्रदान किया जाएगा, क्योंकि अगर और भी अतिथि बनाएंगे अगले सत्र में इसलिए। हिंदी के इस सत्र में जिन प्रतिभागियों ने पहले से अपने नाम यहाँ लिखवा दिए हैं उनके नाम हम बता रहे हैं। किसी का भी नाम इस लिस्ट में नहीं है तो कृपया मुझे सूचित करें। ईश साहब, उपेंद्र सूरज साध, प्रकृति पंड्या, जितेंद्र जीत, कृष्णार्जुन पार्थ भक्ति, राजकुमार राज, पायल गुप्ता, मनोहर डेपला, मयूर मेहता, सारिका भुवन त्रिवेदी, नरेंद्र गंगा, लोकेश देवपुरा, मनीषा पंड्या, जेठानंद पवार, रिया लोहार, जगदीर सिंह, विक्रांत चौबीसा, नैतिक जैन, संगीता गुजराती, तुषार पारिक, बिलाल पठान, शिल्पा पंचाल, रक्षित परमार, अमित व्यास, परिधि गहलोत, नीलम सोनी और पापी जैन। किसी का नाम यदि छूट गया हो तो मुझे बता सकते हैं। मैं पीछे आ रही हूँ।